हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उसमें हमने जनवरी मंथ की कंप्लीट कर ली है और उसके बाद हमने फरवरी की हमने शुरू करी है और उसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो आज देखिए तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट और कल इसका चौथा पार्ट यानी लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद ये फरवरी का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो करंट अफेयर्स यानी न्यूज़ है उसके बारे में। तो देखिएगा क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट समिट हुई 2026 में, तो कहाँ पर हुई, कैसे हुई, देखते हैं। तो 16 से 20 फरवरी 2026 के मध्य है नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं और क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिएगा एआई समिट 2026 के मुख्य बिंदु क्या रहे। एआई समिट 2026 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन, नैतिकता और उद्योग में एआई के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। यानी ये जो हमारा एआई समिट हुआ है, इसमें जो हमारी बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा, शासन, नैतिकता और उद्योग में एआई का उपयोग कैसे किया जाए, उसमें कैसे बढ़ाया जाए, इसके विषय को लेकर के इस समिट में बात हुई है, चर्चा की गई है ना। तो यह सम्मेलन एक्शन टू इम्पैक्ट की रणनीति दिशा में बदलाव को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि एआई कैसे समावेशी विकास, सततता और विश्व में समान प्रगति को बढ़ावा दे सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एआई लगातार हमारे जो जीवन में वो प्रभावित हो रही है और लगातार काम कर रही है और उससे देखिएगा दोनों तरीके से उसके मतलब हमें प्रभाव नज़र आते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो हमें किस प्रकार से उसको सकारात्मक बनाते हुए और हमें अपनी प्रगति में कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार से इस समिट में इसका बातें चर्चा की गई है ना। इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, इटली जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं और उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो ये कहाँ पर हुई है एआई समिट? नई दिल्ली में हुई है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो ये अगला टॉपिक है आपका HDFR के बारे में। देखते हैं यहाँ पर मिसाइल यानी HDFR मिसाइल प्रोपल्शन और प्रौद्योगिकी यानी सॉलिड एंड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल प्रोपल्सन जो टेक्निक है उसके बारे में बात की गई है। तो 8 फरवरी 2026 को HDFR मिसाइल प्रोपल्शन तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में क्या है, देखते हैं। HDFR तकनीक को भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अगली पीढ़ी की उन्नत मिसाइलों हेतु अति आवश्यक माना जा रहा है, क्योंकि यह स्पीड, रेंज और मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में अगर उसको देखें तो यह उसको काफ़ी बढ़ा देती है ना। तो यह प्रौद्योगिकी क्या है, भारत को एडवांस प्रोपल्सन क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल करती है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे पास में ये इसको जैसे हमने इसका टेस्टिंग यानी टेस्ट फायर किया है, परीक्षण किया है, तो अगर ये हमारे पास में इसका उपयोग हो जाता है तो हम हमारी जो प्रौद्योगिकी होगी जो हम चुनिंदा देशों में ऐसे शामिल हो जाएंगे जिस प्रकार से एडवांस प्रोपल्सन क्षमता कई देशों के पास में है, तो हम भी उसी देशों में श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो ये HDFR जो मिसाइल प्रोपल्सन प्रौद्योगिकी है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो उसका यहाँ पर टेस्ट फायर किया गया है, परीक्षण किया गया है ना। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अगली खबर क्या है। इंडियन प्रीमियम लीग महिला यानी इंडियन प्रीमियम लीग जो वुमेन की हुई है 2026 में, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा 6 फरवरी 2026 को IPL वुमेन, जैसे हमारा IPL मैन होता है उसी तरीके से IPL वुमेन हुआ है और उसके फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब जीता है। तो कहने मतलब यह IPL वुमेन का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, यानी RCB ने किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अगर हम बात करें देखिएगा इसके कप्तान कौन है, RCB के कप्तान रही हैं स्मृति मंधाना और DC के यानी दिल्ली कैपिटल उसकी जो कैपिटल रही हैं जेमिमा रोड्रिग्स रही हैं। तो ये IPL के बारे में है, जो वुमेन का IPL हुआ उसके बारे में, है ना। तो IPL मैन के बारे में बात करेंगे आगे, जब उसके बारे में हम चर्चा देखेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा अगली खबर है यहाँ पर खंजर थल सैन्य अभ्यास के बारे में। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखिएगा खंजर थल सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में
ये संयुक्त थल सैन्य अभ्यास है, उसका आयोजन जो है 2026 में, ये फरवरी 2026 में किया गया। कहाँ पर? असम में किया गया है। और ये 13वां जो है क्या है, मतलब संस्करण है उसका, है ना, ये है। इसके बाद में देखें तो कुछ अन्य जो थल सैन्य अभ्यास हैं उनकी देखते हैं, चर्चा कर देखते हैं। जैसे हमने कल देखा था धर्म गार्जन, जो जापान और भारत के बीच में हुआ था। इसके अलावा जो है और भी हैं, प्रबल दस्तक जो है वो कजाकिस्तान और भारत के बीच में होता है। संप्रीति देखते हैं तो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। गरुण की बात करते हैं तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। अगर हम काजिन की बात करते हैं तो काजिन जो है कजाकिस्तान और भारत के मध्य होता है। मैत्री की बात करते हैं तो थाईलैंड और भारत के मध्य होता है। तो इसके ये जो है मुख्य हैं। इसके अलावा भी देखिएगा यहाँ पर मित्र शक्ति है जो कि श्रीलंका और भारत के मध्य होता है। चक्रवात की बात करें तो मिस्र और भारत के बीच होता है। तो ये मुख्य थल सैन्य अभ्यास हैं जो चर्चा में बने रहते हैं, और ये जो है एग्ज़ाम की जो नज़र से बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ये कभी कभी एग्जामों में आते भी रहते हैं, है ना। तो इन पर जो है ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अगली खबर की। तो देखिएगा अगली खबर क्या है, पुस्तक है उसके बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, है ना। तो इसके बारे में है, ये किसने लॉन्च किए देखते हैं। तो 21 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केंद्रीय मंत्री यानी भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहे विजय गोयल द्वारा जो है लिखी गई है। तो कहने मतलब यहाँ है जो द अटल बिहारी वाजपेयी जो पुस्तक है ना, द इंटरनल स्टेट्समैन, तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? विजय गोयल जी हैं। और इनके बारे में जो है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्य रहे हैं उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है, और इसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति श्रीमती जो राधाकृष्णन जी हैं उन्होंने किया है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे अगली खबर की, विश्व कैंसर दिवस, है ना। तो देखिएगा जैसे कि आप जानते हैं कि जो विश्व कैंसर दिवस है वो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी 2026 को भी ये विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, उसका आयोजन किया गया। इसकी अगर बात करें क्यों मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस का जो मुख्य उद्देश्य मनाने का होता है, आमजन में कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना होता है, साथ ही साथ जो है समय पर जाँच और इलाज को प्रोत्साहन देना होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा कैंसर होता है उसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के संदर्भ में जो है लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े, और समय पर जो है इसकी जाँच और इलाज को जो है प्रोत्साहन दिया जा सके। अगर इसकी बात करें थीम की, तो इसकी जो थीम रही है इसकी बात करेंगे तो अद्वितीयता द्वारा एकजुट यानी यूनाइटेड बाय यूनिक, है ना। तो इसकी जो है ये मतलब थीम रही है विश्व कैंसर दिवस की, कौन सी? यूनाइटेड बाय यूनिक, है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की, क्या है देखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो देखिएगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जो जारी किया गया 11 फरवरी 2026 को, इसकी बात करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, यानी इसकी जो संस्था है वो कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके द्वारा जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, यानी इसको बोध सूचकांक भी कहते हैं, तो 2025 जो है जारी किया गया है, जिसमें भारत ने 91वां यानी 91th जो है वो स्थान प्राप्त किया है ना। तो ये है। अगर हम CPI की बात करें यानी जो करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है उसकी बात करें उसके बारे में, तो देखते हैं क्या है। यह प्रतिवर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भ्रष्टाचार की स्थिति को प्रदर्शित करना, यानी किस देश में कितना भ्रष्टाचार लिप्त है, तो उस प्रकार की स्थिति का जो है आकलन करता है, और उसमें जो है यहाँ पर ये उसका मतलब रैंक प्रदान करता है। इसमें अगर मान लें कि चलिए 0, अगर मान के चलिए उसका स्कोर आता है तो सबसे ख़राब स्थिति मानी जाती है, और अगर मान लीजिए 100 उसका जो है मतलब रैंक आती है, यानी स्कोर आता है, सॉरी रैंक नहीं, स्कोर आता है, तो उसको हम कहेंगे ये सबसे अच्छी स्थिति में है ना। तो इस प्रकार से जो है 0 क्या बताता है यहाँ पर? सबसे ख़राब स्थिति को, और 100 जो है सबसे अच्छी स्थिति को दर्शाता है, यानी कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें। इसके बारे में बात करें तो देखिएगा CPI 2025 की जो विश्व की स्थिति क्या रही है उसमें देखेंगे तो सबसे कम भ्रष्टाचार देखिएगा डेनमार्क में रहा है ना। तो डेनमार्क हमने देखा था, जो हमारा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वगैरह ये देश है, हमने इस तरह से बनाए भी थे, कल हमने बात भी की थी इस तरह से, जो हमने देखिएगा कुछ इस तरह से बनते हैं ये देश, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये देश, है ना, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये है हमारा, ये नॉर्वे है, स्वीडन, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, नीचे आ जाएगा डेनमार्क, है ना, ये डेनमार्क है ना। इसके बाद ये फिनलैंड है, फिनलैंड, आप सिंगापुर तो नीचे आ जाता है, वो एशिया में आ जाता है। तो ये डेनमार्क जो है प्रथम स्थान, मतलब कह सकते हैं कि जो सबसे कम जो है भ्रष्टाचार कहाँ पर है? डेनमार्क में। उससे कम जो है फिनलैंड में है,
और मतलब उससे ज़्यादा फिनलैंड में है, और उससे ज़्यादा जो है सिंगापुर में है। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो देखिएगा सबसे भ्रष्टाचार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, दक्षिणी सूडान में है। ये नंबर 1 पे आता है भ्रष्टाचार में, है ना। ये जो है अगर इससे बात करें, इससे कम जो है, ये तो उल्टा निशान लग गया है, इससे कम जो भ्रष्टाचार है वो है सोमालिया में, है ना। उससे कम भ्रष्टाचार वो जो है वो है वेनेजुएला में। तो हम कह सकते हैं सबसे जो भ्रष्टाचार जो लिप्त है वो कौन देश है, दक्षिणी सूडान। उसके बाद में आता है आपका, उससे कम जो है कह सकते हैं सोमालिया में, और तीसरे नंबर पर आता है आपका वेनेजुएला। तो ये अगर बात करें तो ये कहाँ के देश हैं, ये आपका दक्षिण सूडान है, आपका अफ्रीका का, सोमालिया भी अफ्रीका का है, और ये जो है वेनेजुएला, आप जानते हैं वेनेजुएला कहाँ है, ये आपका आ जाता है जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर, उसमें कंट्री मतलब जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है ना। तो ये है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की देखेंगे, एक बार नज़र डालेंगे उस पर क्या है। CPI 2025 में भारत क्या रहा, उसकी स्थिति देखते हैं। भारत जो है 91वां स्थान यानी 91 जो है इसको रैंक प्राप्त हुई है, यानी इसको स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष जो है ये 96वें स्थान पर था। तो हम कह सकते हैं जो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है सुधार हुआ है। इस प्रकार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में जो है 39 अंक जो है पा करके जो है स्कोर प्राप्त किया है ना। तो अगर बात करते हैं सुधार किया है, और 39 जो है इसको स्कोर भी मिला है। अगर हम बात करते हैं इनके पड़ोसी यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति देखें, तो देखिएगा जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है उसको कौन सा स्थान मिला है, 91। अगर हम बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान को कितना मिला है, 136वां, है ना। तो ये हमसे नीचे है। इसके बाद करें, हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल को 109वां स्थान मिला है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की, तो ये बांग्लादेश को 150वां, और अगर हम बात करें श्रीलंका की तो 107वां, और भूटान देखें तो भूटान को जो है केवल 18, यानी भूटान की रैंक जो है हमसे बेहतर है, यानी 18वीं रैंक पर जो वो आता है। अगर हम बात करें 76वां स्थान जो है वो चाइना को है। तो हम कह सकते हैं अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें तो लगभग जो है हम कह सकते हैं यहाँ पर चाइना और जो भूटान है वो हमसे बेहतर स्थिति में है, जबकि जो अन्य पड़ोसी देश हैं जैसे मान के चलिए श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, या फिर अफगानिस्तान भी है, तो ये सब जो देश हैं वो हमसे रैंक में मतलब ख़राब स्थिति में नज़र आते हैं, है ना। तो ये है। आगे बात करेंगे अगला जो टॉपिक है उसकी, तो फुटबॉल की जो संतोष ट्रॉफी है वो ही है, और इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिएगा फुटबॉल की जो फरवरी 2026 में फुटबॉल की प्रसिद्ध ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी का आयोजन जो है असम में किया गया है। सर्विस टीम ने केरला टीम को पराजित करके यह संतोष ट्रॉफी जीत ली है। तो कहने वाला यह है सर्विस टीम ने जो है इसको जीत लिया है, किसको हरा करके, केरला की टीम को। तो ये 2025 का जो आयोजन फुटबॉल का रहा संतोष ट्रॉफी का, तो वो किसने जीत लिया है, सर्विस टीम ने, केरला टीम को हरा करके। अगर हम बात करें देखिएगा फुटबॉल की, तो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर फुटबॉल के खेल के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में। तो फुटबॉल क्या है, फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, और फुटबॉल खेल जो है ब्राज़ील, फ्रांस और जो है इनका राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल किसका है, ब्राज़ील और फ्रांस का। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है, संस्था जो है वो कौन सी है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन है, यानी जो फीफा कहते हैं। उसका जो बात करते हैं उसका जो मतलब मुख्यालय है वो ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करते हैं देखिए राष्ट्रीय निकाय क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। खेल के मैदान के जो खेल का क्षेत्र होता है उसको मैदान कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं संख्या की इसमें खिलाड़ियों की, तो इसकी 11 संख्या होती है। फुटबॉल की जो मुख्य ट्रॉफियां हैं तो उसकी बात करते हैं। इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है, राज संतोष सबसे दूर चली गई, है ना। तो कौन कौन सी था एक बार देख लेते हैं। यानी रोजर्स कप हो गया, संतोष कप है, सुब्रता कप है और डुरंड कप है ना। तो ये मुख्य इसके कप नज़र आते हैं। आगे देखेंगे इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका आतंकवाद को विरोधी रणनीति के बारे में। सरकार ने एक जो आतंकवाद रोकने के लिए एक रणनीति बनाई है, उसको क्या नाम दिया गया है और ये क्यों चर्चा में है, इसको देखते हैं। 23 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी MHA ने भारत की नई राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी यानी पॉलिसी प्रहार का जो है लॉन्च किया है। प्रहार जो है इसका रणनीति का नाम रखा गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिएगा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी प्रहार है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, यानी CTS प्रहार के बारे में क्या है। यह एक ह्यूमन राइट्स और कानून के राज का मजबूती से बनाए रखते हुए बदलते आतंकवादी खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए एक बड़ा यानी जो प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क तैयार करती है उसको देती है ना। तो ये प्रहार का जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद ये क्या है, MHA ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस यानी जो भारत की शून्य जो कह सकते हैं सहनशीलता है उसको जो है जीरो टॉलरेंस नीति को जो है दोहराया है कि हम किसी भी प्रकार से जो है आतंकवाद को हम सहन नहीं करेंगे, और ये हमारे पास में जो है इसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी देश की रहेगी, है ना। इसको दोहराया है फिर से। प्रहार की बात करें तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि बहुआयामी दृष्टिकोण को दिखाता है, जिसमें जो है निम्न जो कह सकते हैं आयाम शामिल हैं। उसको देखते हैं प्रहार में क्या क्या शामिल है। देखिए P से मतलब यहाँ पर है
यहाँ पर आप देखते हैं। पी से है प्रिवेंशन, यानी भारतीयों की रक्षा हेतु आतंकी हमलों की रोकथाम करना। और आर से है रेस्पॉन्स, यानी खतरों पर तेज और सही जवाब देना, है ना। रेस्पॉन्स मतलब तेज और सही जवाब देना, खतरों पर तेज देना और तेज और सही जवाब जो है इसको देना। अगर बात करें ए का मतलब क्या है इसमें, एग्रीगेशन, है ना, या एग्रीगेटिंग। सरकार द्वारा पूर्ण अप्रोच के साथ अंदरूनी क्षमताओं को इकट्ठा करना, यानी इसको एग्रीगेट करना, यानी समाकित करना, है ना। तो ये है। एच का मतलब यहाँ पर क्या है, ह्यूमन राइट्स का मतलब है, यानी एच का मतलब क्या है, ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स और कानून के राज पर आधारित क्रियाकलाप का करना, है ना। इसके बाद में क्या है आपका, ये है ए, अटेन्यूएटिंग, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना, यानी उसको जो है क्या करना, निम्नीकरण करना, है ना उसका। इसके बाद आता है आपका अलाइनिंग, आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जो है एक साथ लाना, इसको यानी अलाइन करना, यानी जोड़ना, है ना। तो ये है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसका एक और आर बचता है, इसका मतलब होता है रिकवरी, यानी रिकवरी किस प्रकार की, पूरे समाज के दृष्टिकोण से रिकवरी और मजबूती प्रदान करना, यानी पूरे समाज को जो है कह सकते हैं एक अच्छे, मतलब कह सकते हैं ना, एक अच्छा वातावरण देते हुए जो है उसको रिकवरी करना और उसको जो है मजबूत समाज प्रदान करना। तो ये इसका जो है प्रहार की फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रहार क्या है, ये कह सकते हैं काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रेटेजी है वो है ये, है ना। तो ये चीज़ है। आगे बात करेंगे हम, जो अगला टॉपिक है वो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। क्या रहा लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा क्यों रही, देखिए फरवरी 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो देखिएगा क्यों लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी को जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो है बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस मुद्दे को लेकर के जो है इस क्रम में विपक्ष ने जो है आरोप लगाया कि जो है इस तरह से जो है हमें सरकार के जो कह सकते हैं सरकार मतलब जो मतलब कह सकते हैं जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो है हम इनके खिलाफ जो है हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। तो उस संदर्भ में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आगे देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। इसमें क्या होता है देखिएगा, मुख्य कारण क्या रहा, स्पीकर द्वारा बोलने की चयनात्मक जो अनुमति देना, यानी वो कह रहे थे कि जो है जो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हमें जो है चयनात्मक तरीके से जो है अनुमति देते हैं, यानी किसको बोलना है किसको नहीं, एक प्रकार से ये सेलेक्टिव जो है परमिशन देते हैं। इसके साथ ही साथ महिला सांसदों पर जो है अनुचित आरोप लगा है और साथ ही साथ जो है सदन की कार्रवाई में पक्षपात नजर आता है। इसलिए जो है यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी यानी एलओपी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है ये जो है क्या करते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, है ना। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो देखिए यह एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 94C नहीं या 94C में जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसके तहत क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को तत्कालीन लोकसभा सदस्यों के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगर ये संकल्प जो है पारित हो जाता है तो जो है लोकसभा अध्यक्ष को जो है हटाया जा सकता है ना। तो ये है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ देखिएगा, इसके लिए उक्त संकल्प में कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का द्वारा जो है समर्थन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है उठा करके बोल दिया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है मतलब ला रहे हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है तो उसको ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कम से कम जो है 50 जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, तभी जो है ऐसा हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व जो है नोटिस भी दिया जाना चाहिए, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको 14 दिन का एक नोटिस भी दिया जाता है कि जो है हम इस तरह से कार्य करने जा रहे हैं, है ना। इसके बाद में क्या होता है देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति देखें तो लोकसभा जो है अध्यक्ष में 93 यानी अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का यानी स्पीकर का नियुक्त करती है और साथ ही साथ जो है एक उपाध्यक्ष की जो है उसको भी वो चुनने का अधिकार रखती है। यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से एक अध्यक्ष और जो है एक उपाध्यक्ष जो है वो चुनती है, किसके, अनुच्छेद 93 के तहत, है ना। और 94 के तहत हमने देखा था उसकी जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसको हटाने की जो प्रक्रिया दी गई है। आगे बात करें तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि ये स्वेच्छा से एक दूसरे को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को जो है मतलब अपना जो इस्तीफा है वो भी दे सकते हैं। इनकी शपथ की बात करें तो इनका शपथ ग्रहण नहीं होता है क्योंकि इनका जो प्रथम कार्यकाल लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही हो चुका होता है ना। तो ये है। तो आगे बात करेंगे, अब बात अगली चीज़ देखेंगे, अध्यक्ष नहीं है सदस्य है। आगे बात करें देखिए अब तक के जो मतलब अध्यक्ष रहे हैं उनकी बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी। उसके बाद में बहुत सारे रहे। दूसरे नंबर पर एम ए अयंगर जी रहे।
सरदार हुकुम सिंह जी रहे। इस तरह से जो है ये मतलब इसका अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आपने नाम सुना भी होगा। लेकिन आपने अगर देखें तो लगातार अगर बात करते हैं तो कुछ स्थिति हम देखते हैं जो वर्तमान में रहे, है ना, जो मतलब कह सकते हैं रिसेंटली रहे हैं, उनकी बात करते हैं। तो ओम बिरला जी की बात करें तो देखिएगा इनका जो है 19 जून 2019 से 24 जून 2024 मतलब 24 तक जो है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे। अभी जो है 26 जून 2024 से जो है अब तक ये 18वीं लोकसभा है। तो हम कह सकते हैं जो 17वीं और 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो वो ओम बिरला जी रहे हैं। उसके बाद करें उससे पहले यानी जो 16वीं लोकसभा थी तो उसमें रही हैं सुमित्रा महाजन जी हैं, वो रहे हैं। और उसके पहले जो है मीरा कुमार जी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो मीरा कुमार जी हैं तो ये फर्स्ट जो हैं वो वुमेन चेयरपर्सन रही हैं, यानी कि लोकसभा की जो अध्यक्षा रही हैं, जो पहली महिला, तो वो रही हैं मीरा कुमार जी, है ना। तो ये देखिएगा इस तरह से जो है हमने यहाँ पर देखा। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो यहाँ पर देखते हैं आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन यानी अभिषय में एक चर्चा में रहा, उसके बारे में बात करते हैं क्यों रहा। ध्यातव्य है कि आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन समय समय पर चर्चा में बना रहता है और फरवरी में 2026 में जो है नए रामसर स्थल को जो है घोषित किया गया है। इस कारण से जो है ये चर्चा में रहा। अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ध्यातव्य है कि रामसर सम्मेलन जो है एक अंतर सरकारी संधि है जो कि आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और उनके कार्यकुशलता पर उपयोग हेतु जो है राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जो है रूपरेखा प्रदान करती है ना। तो ये है, इसको जो है वर्ष 1971 में 2 फरवरी को यानी 1971 के 2 फरवरी 1971 को जो है ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था, जिसके कारण जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है। जैसे हमने कल इसकी चर्चा भी की थी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो ये जो है मनाया जाता है ना। इसके बाद में अगर बात वो चीज़ देखें तो अभी समय के तहत जो है दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भराव वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर बात करें भारत के आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन में तो उसकी बात करें तो 1982 में जो है ये इसमें शामिल हुआ था। अगर हम बात करें भारत में आर्द्र भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखते हैं तो देखिएगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान का, चिल्का झील उड़ीसा का भारत के प्रथम साइट थे जो कि 1981 में जो है शामिल हुए थे। तो कहने मतलब है प्रथम जो है हमारा आर्द्र भूमि कौन रहे जो कि रामसर सम्मेलन में सम्मिलित हुए, वो है आपके केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की और चिल्का झील उड़ीसा, है ना। तो ये इसके बाद में अगर बात करें भारत के संदर्भ में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु की हैं और दूसरे नंबर पर जो है आते हैं वो उत्तर प्रदेश के आते हैं। अगर हम बात करें हाल ही में यानी 2025 और 26 में कौन कौन से जो है हाल ही में हुए हैं तो देखिएगा 2025 की बात करें तो 2 फरवरी 2025 को जो नए आर्द्र भूमि स्थल जो है वो जोड़े गए थे 4, तो उनको मिलाकर के संख्या हुई थी 89। तो कौन कौन से थे उसमें देख लेते हैं। यह है सक्काराकोटे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है, थेरथंगला पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का और खोजेपाली अभ्यारण्य जो है वो सिक्किम का। तो ये 89 हो गए थे। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ ये है, अच्छा हमने देख लिया। अगर हम बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में जो है ये 2025 है, ये 2025 है। अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में जो है कितने हो गए हैं 101 जो है वो हो गए हैं, है ना। तो हमने देखा था ना अरुणाचल प्रदेश की जो गिलो झील है वो 101वां जो है रामस्थल जो है मतलब कह सकते हैं आर्द्र भूमि स्थल जो है रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया था, है ना। तो ये है। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के बारे में है, उसको देख लेते हैं एक बार क्या है। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो है समय समय पर चर्चा का विषय बना रहता है। और अगर बात करें जनवरी फरवरी 2026 में जो है पेन्यार जो नदी जल विवाद है वो चर्चा में रहा। तो आइए इसके बारे में जो है थोड़ा सा समझते हैं क्या है। संवैधानिक और कानून व्यवस्था की बात करें तो देखिएगा नदी जल विषय जो है राज्य सूची का यानी स्टेट लिस्ट का जो है विषय है। और अगर बात करें जबकि नदी घाटी के जो नियमन और विकास की बात करते हैं तो इसको जो है संघीय सूची में यानी यूनियन लिस्ट में रखा गया है। किसी भी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान हेतु जो है अनुच्छेद 262 यानी जो संविधान का अनुच्छेद 265 है उसके तहत जो है क्या किया गया है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। तो कहने मतलब है अगर मान के चलिए जो हमारे राज्य होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ना नदी जो है एक राज्य विशेष में थोड़ी बहती है, तो वो कई राज्यों से भी होकर आ सकती है। तो ऐसा स्थिति में होता क्या है, वहाँ पर जो है नदी जल विवाद जो है पानी को लेकर के वहाँ उत्पन्न हो जाता है और उसको जो है विवाद निपटाने के लिए जो है इस प्रकार से जो है कुछ कार्य मतलब किए गए हैं। और समाधान हेतु जो है एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956 को जो है संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। अगर बात करें तो ये किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 262 के तहत जो है इसका प्रावधान किया
किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में जो है बहुत सारे जो मतलब चर्चा में बने रहते हैं नदी विवाद, तो कौन उनसे देखिएगा, जैसे रवि नदी विवाद जो है जो पंजाब और हरियाणा का है, जो हमेशा बना रहता है। ब्यास नदी की बात करें तो पंजाब हरियाणा में बना रहता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की बात करते हैं तो तीनों में ये बना रहता है, क्योंकि कृष्णा नदी तो बहुत बड़ी है। इसके बाद करें कावेरी नदी विवाद, तो ये कर्नाटक और केरल जो तमिलनाडु के जो है मध्य बना रहता है, तो इसका जो है महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी विवाद जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है बना रहता है। इसकी बात करें मांडवी यानी महादेवी नदी जो है, जैसे कि हम जानते हैं ना, मांडवी नदी बहुत ही फेमस है गोवा की, तो गोवा और कर्नाटक जो है उसके बीच में जो है इसका विवाद बना रहता है। आगे बात करें पेरियार नदी, तो पेरियार नदी है आपकी केरला और तमिलनाडु की मध्य, तो इसको जो है लेकर के विवाद बना रहता है। वहीं अगर हम बात करें महानदी की, तो महानदी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो है मध्य विवाद बना रहता है। इसके बाद में बात करें देखिए बंशधारा नदी, तो बंशधारा नदी जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो है मध्य ये विवाद बना रहता है। अगर हम बात करें पेन्नार नदी विवाद, तो ये हाल ही में जो है पेन्नार नदी विवाद यही था जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जो है ये मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। नर्मदा नदी विवाद की बात करते हैं तो नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है, तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। अगर हम देखें यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नदी आती है हमारी इस तरह से यहाँ से निकल के, और ये जाती है हमारी इस तरह से, ये आपकी इंडस रिवर है ना, इस तरह से आती है और यहाँ पर अंतिम रूप से जो है कराची के आसपास जो है सिंधु क्षेत्र में जो है, सिंध क्षेत्र में ये गिर जाती है ना, तटीय क्षेत्र में, है ना। तो ये है आपकी इंडस रिवर। इसमें आपको नदियाँ देखेंगे, झेलम है, ब्यास है, इस तरह से चेनाब है, ये सब इसमें जो है मिल जाती हैं। ये सतलज आ रही है ना, ये रावी है। तो इस तरह से ये सब नदियाँ जो हैं आपस में मिलकर और अंततः जो है ये किस में मिल जाती हैं, इंडस रिवर में मिल जाती हैं। तो इसे कहते हैं हम इंडस रिवर का जो बेसिन क्षेत्र है वो है। इसके बाद में अगर हम देखें ये है आपकी गंगा रिवर, तो इस तरह से आती है आपकी यहाँ से इस तरह से, है ना। ये आती है यमुना, है ना, गोमती, इस तरह से गोमती है, शादरा है ना, और ये घाघरा नदी है, इस तरह सब मिल जाती हैं आपस में, है ना। ये आपकी चंबल, तो इस तरह से कुछ नदियां हैं जो आपकी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो है ये गंगा नदी इस तरह से आती है बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जो है इंडस उससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, जो कि ब्रह्मपुत्र की बात करें तो यहाँ से आती है और इस तरह से जो है ये प्रवेश करती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ होते हुए आसाम में होते हुए इस तरह से ये बांग्लादेश में आ जाती है, और जो है ये किस में मिल जाती है, गंगा में, और अंततः जो है ये यहाँ पर यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये रिवर हैं। अगर हम बात करें देखिएगा और महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि आपकी दिखाई देंगी इस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां होती हैं। तो आप देखेंगे ये जो नदियां हैं, देखिए ये रिवर, एक ये रिवर है, ये है ना, ये है, एक ये रिवर है, और ये आपकी नर्मदा, ये नर्मदा है ना, ये आपकी तापी रिवर है। इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं जो हमारी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना। ये होगी कृष्णा, ये होगी आपकी गोदावरी रिवर, इस तरह से है, गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी रिवर है ना। तो ये है, ये सब गोदावरी रिवर है। ऊपर से ये सॉरी यहाँ कृष्णा यहाँ आ जाती है ऐसे करके, ये कृष्णा रिवर है, कुछ इस तरह से बन जाती है, यहाँ भी है, यहाँ पर गिर जाती है ना। तो ये है। इसके बाद में और भी देखते हैं, बहुत सारी रिवर हैं जो कि मतलब हमेशा जो है चर्चा का विषय बने रहती हैं। तो ये है आपकी, देखिएगा अगर हम बात करते हैं, ये है आपकी कावेरी नदी को देखें तो ये है, इस तरह से जो है ये कावेरी है ना। तो ये है, तो इस तरह से ये हमारे बन जाती हैं कुछ नदियाँ। तो ये हमने जो है महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस मैं यही रोकूंगा, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है इन वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें ताकि जो है इनका फ़ायदा जो है अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।